नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का एक और नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 14th वीडियो। इस बार वो डायलॉग नहीं मारना है कि भाई पीछे का देख कर आओ, बिकॉज अब ये ऑब्वियस हो चुका है कि बिना पीछे के कॉन्सेप्ट को देखे यहाँ पे जो भी आएगा तो वो समझ तो नहीं पाएगा उसमें क्या चल रहा है। तो उसके लिए वो वीडियो सिर्फ एज अ मनोरंजन के लिए रहेगा कि हाँ वो देख पाएगा कि अकाउंटेंसी में क्या चल रहा है, बट वो समझ नहीं पाएगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चे 12th के देख रहे हैं हाईली रिकमेंडेबल है वो ओल्ड का ही देख के यहाँ पहुँचोगे हर बार, ठीक। लेकिन अब सबके लिए एक स्पेशल बात है जो मैंने कल आई थिंक क्लास के लास्ट में कहे गए थे हम, वो क्या था, दैट बेटा पॉज करो तुम, ओके ठीक है। बात ये था कि इस बार मैंने दो ऐसे सवाल लिखे हैं बोर्ड पे पहले से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इन दो क्वेश्चन में खास क्या है, हम लोग आज इस क्लास में कोई भी नया सवाल पिकअप नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई नया वैरायटी पिकअप कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मुझे बहुत दिनों से कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पे कंसर्न रेज किया था कि आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो उसमें आपने जो वैरायटी पिकअप किया था उस पे ये दो सवाल उनको दिक्कत कर रहा था। ये सवाल मुझे कुछ बच्चों ने कहा था जो ऑनलाइन से देख रहे हैं या मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं एज अ चैट या कॉल के थ्रू। ये वाला सवाल कल भी सीरियस ने पूछा था। अभी एक सवाल और भी है, और ये सवाल हम करा क्यों रहे हैं, क्या बच्चों ने वजह स्लिप करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे सिंपल सा रीज़न है, ये क्वेश्चन अच्छा है, करा सकते हैं, बस यही बात है। उस नया सीखोगे नहीं जो पीछे सिखाए थे। मतलब अगर क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 जब देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 देखो बुक का जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ये सवाल वैसे ही था, बस आज एक और अगर करा देंगे थोड़ा तुम लोग का प्रैक्टिस एंड दोबारा से वो और बेटर हो जाएगा। तो एक तो ये सवाल हो जाएगा, आज कराने जा रहे हैं। और मैंने जितनी बातें बोर्ड पे लिख कर रखा है पहले वो इसलिए किया है कि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे, बट डोंट वरी, हम एक एक बात को बता देंगे क्वेश्चन को कराने के टाइम पे। सेम क्वेश्चन 20 भी है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें खास क्या है अभी समझ जाओगे, बट पहले 9 पे आ जाओ। तो अब क्वेश्चन 9 की बात जब करें, और हम बार बार ये कह चुके हैं मेरा एक एक क्वेश्चन नंबर या सवाल किस बुक का है, डीके गोयल, और कौन से ईयर वाले बुक का है, एडिशन लेटेस्ट 2027 वाले बुक का है। तो जिनको ये क्वेश्चन मैच करना होगा अपने बुक में, या तो कंटेंट मैच करो तो सवाल मिल जाएगा, इफ नॉट तो क्वेश्चन नंबर देखो, बट फिर वो मैच करना न्यू बुक के डीके गोयल के एडिशन से, तब ये मैच करेगा। अब सुनो इसमें है क्या, इसमें लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। हमें बहुत से बातें दिया था एक बिजनेस के इंफॉर्मेशन के लेवल पे, क्या क्या दिया था। सबसे स्टार्टिंग में कहा है प्रॉफिट इज गिवन फॉर द 3 इयर्स। बस ये ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे पता है और सामने दिख भी रहा है कि बहुत सारा नीचे एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिया है ना। तो मतलब तुम ये मान के चलो ये जो प्रॉफिट दिया है ये कौन सा दिया हुआ है, कौन सा प्रॉफिट दिया ये, विदाउट एडजस्टमेंट। तो विदाउट से वो डरने जरूरत नहीं है, बस इतना तुमको क्लियर हो गया ये प्रॉफिट काम का है, लेकिन अभी इसमें एडजस्टमेंट को कंसिडर करना बाकी है। कितने एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नंबरिंग लिख दिया है 1 2 3 4 5। इसके अलावा 6 भी दे सकता था या 2 कम कर सकता था। जितना भी देगा हमको हर एक का ट्रीटमेंट याद या रिकॉल करना पड़ेगा आज, जिसको मैंने डिस्कस डिटेल में किया था बहुत पहले लिखवा करके सारे एडजस्टमेंट्स को, बट यहाँ पे नॉर्मल डिस्कस करना है। तो क्या क्या दिया है पढ़ो। पहला प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट दिया हुआ है 22 का, 23 का, 24, इन 3 इयर्स का दिया है 40,000, 50,000 एंड 60,000, नॉर्मल है। मेन हिस्सा हमारे आगे का, ये सवाल मैंने पिकअप किया है इसी मोटिव से कि तुमको हम दोबारा से एडजस्टमेंट पे काम करना सिखा सकें कि कौन से एडजस्टमेंट में क्या करना होता है और कैसे करना होता है और क्यों वो काम कर रहे हैं, मतलब क्यों प्लस क्यों माइनस वो रिकॉल कर पाओ। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, रटना नहीं तुम यहाँ पे कि प्लस क्यों कर रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हैं, समझ लो रीजन, काम हो जाता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट 2023। 2023 में नॉन रेकरिंग इनकम 1000 रुपए का
इंक्लूड कर लिया गया था। पहली बात ईयर फोकस करो कि किस साल की बात कर रहा है। तो मैं तुमको इसका जो ये 1000 का ट्रीटमेंट है वो कहाँ दिखाना होगा, 2023 वाले कॉलम में। अब कैसे दिखाओगे, इसमें लिखा है नॉन रेकरिंग इनकम। अगर लिखा होता रेकरिंग इनकम विच मीन्स ये रूटीन इनकम है, तो नॉर्मल केस हुआ कि हमारे बिजनेस का रूटीन इनकम आ रहा है। बट बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग, जो आमतौर पे हर बार नहीं होने वाला, हो सकता है इस 2023 में हो गया हो, तुमने अर्निंग कर लिया हो बाय मिस्टेक एनीवेयर कहीं से भी, तो बिकॉज ये नॉन रेकरिंग टाइप का है तो इसका पता नेचर किसे मैच कर रहा है, इट इज एबनॉर्मल गेन। किसे मैच कर रहा है, और हम लोग पढ़े थे एबनॉर्मल गेन में क्या करते हैं, माइनस। तो जिस भी साल की बात कर रहा है वहां ले जा करके या तो लिखो -1000 या फिर ब्रैकेट लगा दो, वो भी अंडरस्टूड है। इतना क्लियर है। और मैंने डैश क्यों लगा दी, बिकॉज उसका इंपैक्ट बाकी जगह पे नहीं था। ब्रैकेट लगाएं वो इंडिकेट करें नेगेटिव करना होगा एट द एंड। क्लियर। थर्ड पे आ जाओ, इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ 2022 की बात कर रहा है, हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहली बात 2022 की बात कर रहा है, ईयर ध्यान दो, इस साल की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है 6000 रुपीज के फायर के वजह से, सॉरी फायर के वजह से 6000 रुपीज का डिस्ट्रॉय हो गया हमारा गुड्स एंड नुकसान हो गया, और वो हमारे प्रॉफिट 2022 के प्रॉफिट को घटा दिया। बट ये हमारा क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। क्या था, और एबनॉर्मल लॉस को हम बेसिकली गुडविल निकालते वक्त, प्रॉफिट को एडजस्ट करते वक्त वापस से क्या करते हैं, ऐड बैक। तो इस 6000 को 2022 के कॉलम में लिख दो अपना क्या प्लस, और इसका इंपैक्ट यहाँ नहीं था। देखो ऐड बैक क्यों कर रहे हो, तुम ये समझ पा रहे हो कि बिकॉज हमारा एबनॉर्मल लॉस था इसलिए ऐड बैक किया है। ये सब नियम हम लोग बहुत ढंग से पढ़े थे क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 10 में। आज यहाँ पे दोबारा वही चीज फिर से हो रहा है सर। तो ये दो, अगर तुम कंफ्यूजिंग हो रहा है तुम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऐड करते हैं। तुम किस कैटेगरी का है बता देते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इसी पढ़ते बुक में आगे लिखा था, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। इसका मतलब क्या है, हमें 400 रुपीज पर ईयर के हिसाब से क्या पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये ध्यान देना, ये जो प्रीमियम तुम्हें पे करना है 400 पर ईयर टू बी पेड इन द फ्यूचर, या पेड करना ही है। दिस इज अवर फिक्स्ड एक्सपेंस, जो पे करना है उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मतलब ये हमारा क्या, एक तरीके से ये हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है, टू बी पेड, जो पे करना है, टू बी। तो जो एक्सपेंस पे करना होता है इन द नियर फ्यूचर, तो एज पर एडजस्टमेंट हमको अपने प्रॉफिट में उस एक्सपेंस को रिड्यूस कराना होता है। ये ध्यान देना, ईच ईयर लिखा है कि ये जो 400 का एक्सपेंस है हम हर साल पे करेंगे। याद करो तुम लोगों को मैंने बताया था एडजस्टमेंट पढ़ाते वक्त, कोई एक्सपेंस पे करना है और उसको स्किप नहीं कर सकते हो, तो एज पर एडजस्टमेंट माइनस करना होता है। कोई इनकम अर्न होना है, भले अभी ना मिला हो तो उसको भी ऐड ले लेते हो, इनकम अगर हो चुका है, तो ये सब एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रेन्यूमरेशन ऑफ 6000 टू बी टू पेड, यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूं, पेड टू ओनर। ओनर को एक वर्ड लिखा है रेन्यूमरेशन आगे पहले, रीजनेबल। ये क्या होता है कि मतलब हमें अपने ओनर को एक रीजनेबल रेन्यूमरेशन देना ही देना है हर साल। तो ये भी हमारा एक तरीके से इसी का हो गया पार्ट, कि एक ऐसा एक्सपेंस जो फर्म को पे करना है। इसमें कोई ईयर लिखा है क्या, देखो जरा, नहीं, इसमें लिखा है पर ईयर। ये तुम्हें 6000 पे करना था ईच ईयर, तो बिकॉज हमको ये पे करना है ईच ईयर, हर साल, तो पे करा लो। जो एक्सपेंस हमारा एबनॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको तुम एज अ एक्सपेंस मान के लेस दिखाओगे। हर बार
लॉस देख के प्लस मत कर दिया करो, एब नॉर्मल लॉस होगा तब एड बैक करते हो, बट वो अगर रूटीन लॉस है, नॉर्मल लॉस है तो माइनस करना होता है प्रॉफिट को पाने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट पाने के लिए। लास्ट कह रहा है हमने इनकम रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5,000 रुपए का 2024 में, तो पहले इस साल की बात कर रहे हैं। ये बताओ कोई इनकम अगर हम रिसीव कर रहे हैं 2024 में इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो क्या है? क्या वो हमारा रूटीन इनकम है, रेगुलर इनकम है? तुमने किसी एसेट्स पे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एसेट्स। तो कोई इनकम अगर इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रहे हो, दैट इज नॉट योर बिजनेस रूटीन इनकम। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? गेस करो क्या करना चाहिए? जो इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया गया है, तो ये एक टाइप का हमारा पता क्या था? कैपिटल रिसीट था, है ना? तो हमको इसको कैपिटल रिसीट मानना चाहिए, या फिर समझो इस तरीके से भी कि ये हमारा रेगुलर इनकम नहीं हुआ होगा, ये हमारा एक टाइप का क्या है? एबनॉर्मल इनकम रहा होगा, या एबनॉर्मल गेन कह सकते हो। तो बिकॉज ये एबनॉर्मल गेन कैटेगरी का है, तो हम क्या करेंगे इसको? माइनस। एक काम करो आलिया, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? और ये 24 की बात कर रहा था, तो यहाँ अलग माइनस कर दो। इन सब को सॉल्व करो, जो भी आप पाओगे नीचे, दैट विल बी योर एडजस्टेड प्रॉफिट। सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व की हो क्या? कितना आ रहा है यहाँ पे बगल में, एंड उसके बगल में 48,000। ठीक है, दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसी प्रॉफिट के बिहाफ पे अपना गुडविल निकालना है। बस एक दिक्कत है, अगर कहेगा गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कौन सा मेथड? तो फॉर्मूला क्या आता है? इन तीन को ऐड कर लो, जो भी आएगा अपॉन 3 कर लो, तुम क्या पा जाओगे? एवरेज प्रॉफिट। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो परचेज ईयर से, जो यहाँ 2 दिया हुआ है, परचेज ईयर देख सकते हो लिखा हुआ नीचे। तो जो भी आंसर आएगा, आंसर आ गया। बट वो किस मेथड से आएगा? बट इस क्वेश्चन में कहा था नहीं, अगर देखो वैसे कहेगा तो एग्जाम वैसे ही करना, यहाँ भले ना कहा हो, बट एग्जाम में अगर ये सेम सवाल आ जाए और कहा रहे गुडविल निकालो बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो जो बताने जा रहे वेटेज वाला वो मत करके आ जाना, जो कहेगा वैसे ही करना। तो वहां पे क्या करना, अगर एवरेज कहेगा तो इन तीन को डायरेक्टली ऐड करो, जो भी प्रॉफिट आया एडजस्ट करने के बाद अपॉन 3 करो, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई इट बाय परचेज ईयर, यू विल गेट गुडविल अमाउंट। सिंपल। बट बिकॉज इसमें कहा था यू हैव टू सॉल्व दैट गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म बाय वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेज में क्या होता है, तुम्हें बेसिकली यहाँ बात किया 3 साल का ना, तो 22, 23 एंड 24, These 4 years के वेटेज आमतौर पे क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है। नहीं दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ईयर लेटेस्ट होता है हमेशा उसको हाईएस्ट वेटेज दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे से बता दिया था कि हमें कितना किसको क्या वेटेज देना था। 2022 को देना था 1 वेटेज, 2 वेटेज एंड 3 वेटेज। और तुम लोग के माइंड में ये चल रहा है सर 3 मतलब क्या पुराना हो गया है क्या, ये इसका वैल्यू कम है क्या? नहीं, 3 मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा बड़ा डिजिट मिला है वेटेज तौर पे, दैट मीन्स हमने उसको वैल्यूड ज़्यादा किया हुआ है। ठीक, वेटेज मिल गया। हमने एडजस्टेड प्रॉफिट अभी ऊपर सॉल्व किया है, कितना आया था तीनों साल का? 39,600, 42,600, 48,600। अब एज पर फॉर्मूला अगर तुमको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देखो अगर हमको निकालना था एवरेज प्रॉफिट तो वो सिंपल होता है, ऑल 3 को ऐड करो अपॉन 3, काम खत्म। बट जब निकालना होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तुम पहले वेटेज लिखते हो, प्रॉफिट लिखते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई किया है कितना आ रहा है? 39,600, 85,200, आराम से लिख भी रहे हो नीचे 145। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का, क्या था? सिग्मा W इंटू पी, जो तुमने मल्टीप्लाई किया ना, जो भी यहाँ पे ऐड करने पे आएगा, इस पूरे को ऐड करने पे, दैट इज योर सिग्मा W इंटू पी अपॉन में सिग्मा W।
क्या इन सबको ऐड कियो? कितना आ रहा है? 2,70,600 जो भी ऐड करने पे आया इसी को बोलते हैं सिग्मा ऑफ इस पूरे का प्रोडक्ट, जो कि है 2,70,600 अपॉन में सिग्मा डब्लू, ये कितना आ रहा था? 6। सॉल्व किया इसको। 45,100। दिस इज योर वेटेज एवरेज प्रॉफिट वैल्यू। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है? ये हमारा वेटेज अभी आया है सिर्फ। जो तुम अगर एवरेज निकाले होते सिंपल, तो बस इन तीन को ऐड करके अपॉन 3 करना होता। वेटेज क्वेश्चन बार बार अगर कहता है और एग्जाम में आता है, ये हमारा क्वेश्चन बेकार नहीं चल रहा है। वेटेज भी एग्जाम में बहुत बार दे दिया गया है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, लास्ट 4-5 सालों में अगर कभी देखोगे तो ये हमारे काम का ही है। अब तुम्हें यहाँ पे निकालना क्या था? गुडविल फर्म का वैल्यूड वाला, बट किस मेथड से? बाई वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या था? जो भी तुमने निकाला वेटेज एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो सिंपली परचेज ईयर से। तो हमने ये निकाला हुआ है 45,100, ऊपर जिस निकाला है परचेज ईयर मैंने जिक्र नहीं किया, बट क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज वहां पे लिखा था, परचेज ईयर 2 मल्टीप्लाई करके कितना आ गई है? 90,400। ये हमारा फर्म का गुडविल आ गया। ये सवाल हम लोग लगाए पहले भी हैं इस टाइप का, बस ये है कि इस बार मैंने जानबूझकर पहली बार इस क्वेश्चन दोबारा कराया, ठीक है, बट बिना एडजस्टमेंट को लिखवाए कराया, सीधा सॉल्व कराया और रिकॉल करवाया कि कब क्या करना होता है। आमतौर पे एवरेज प्रॉफिट, सॉरी ये एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, यही सब मोस्टली आता है, यहाँ देख सकते हो। अब ये अगर समझ में आया तो एक बार इस सवाल पे आ जाओ 20। देखो इसमें खास क्या है, मैंने इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखा है, बट इसको बताने से पहले चलो एक छोटा सवाल। श्रेयस, तुम्हारे हिसाब से क्या मेरा इतना कंटेंट लिखना बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, अगर ये सवाल 3 नंबर का हो या 4 नंबर, जितने मार्क्स का हो डजंट मैटर, मोस्टली 3 या 4 का होता है ये सवाल, और आ भी सकता है, कोई सवाल बेकार नहीं है कहीं से भी। मेरा सवाल ये है तुम्हारे हिसाब से, अब इतनी बातें जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, क्या बोर्ड एग्जाम के टाइम पे लिखना फायदेमंद है, हाँ या ना? क्यों? चलो एक तो ये हो गया। दूसरा, हालांकि तुम्हारे पास पेपर रहता है, तुम वहाँ भी दे सकते हो, अपनी कॉपी में देख के देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी बताओ। इसके अलावा एक्चुअली बात क्या है ना, गिवन लिखने से क्या होता है ना, वो टीचर इम्प्रेस होता है जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जाम का, और पॉसिबिलिटीज है कि वो तुमको इतने पे दे सकता है हाफ या 1 नंबर, जस्ट बिकॉज तुमने क्वेश्चन को समझकर उसमें क्या कंटेंट हमारे काम की बात दिया हुआ है वो लिखा है। स्टिल ये हमारा वैल्यूएबल पार्ट है हमारे आंसर का, तो इसको लिखना जरूरी है। जब भी क्वेश्चन छोटे होते हैं इस टाइप के, जहाँ गिवन दिया होता है, नॉट बड़े क्वेश्चन, छोटे वाले, लिखना बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। इसके क्या क्या गिवन दिया हुआ है पढ़ दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले दिया है एवरेज प्रॉफिट 2,50,000। अब उसमें एक चीज जोड़ दिया, लेकिन तुम्हें एबनॉर्मल गेन जानबूझकर दे दिया 19,000 का। तो मैंने बार बार कहा है, जब भी एबनॉर्मलिटीज की बात करें, इट्स बेटर सबसे पहले उसी को डील करके क्या कर लो, ये जो था एडजस्टेड वाला पार्ट वो हासिल कर लिया करो, क्योंकि तुम अब इस प्रॉफिट काम नहीं कर सकते हो। अगर एबनॉर्मलिटीज की बात उसके जस्ट नीचे कहा है, तो इट्स बेटर तुम सबसे पहले क्या करो, एडजस्टेड प्रॉफिट अभी निकाल लो। कैसे निकालते हो? जो भी तुम्हारा प्रॉफिट पहले से है, बिकॉज एबनॉर्मल गेन की बात कर रहा है, और एबनॉर्मल गेन क्या करना होता है आलिया, प्लस माइनस, बस ठीक है। तो जो 19,000 दिया ना, उसको सिंपली यहाँ पे माइनस कर लो, एज अ एबनॉर्मल गेन था इसलिए, जो कितना आएगा 2,31,000, जिसके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ तो अपने इतना बड़ा टेबल बनाया था सॉल्व करने के लिए टू गेट दिस एडजस्ट प्रॉफिट, यहाँ आपने क्यों नहीं किया, इतना सॉल्व नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट कम है, तुम इतने से काम चला पा रहे हो। जिस जगह पे इतना एडजस्टमेंट है, तुम उसको इस तरह लिखोगे तो देखने में बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो वहाँ मैंने सिस्टमैटिक वे में किया, टेबल फ्रेम करके, बट यहाँ पे एक ही की बात था, वो हम लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। नाउ यू हैव गॉट द एडजस्टेड प्रॉफिट, जो कि हमारा एक तरह से एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया है। पढ़ लो एवरेज प्रॉफिट। बात नहीं, ये ध्यान देना कि तुम्हारा एवरेज है,
तो ऑलरेडी इसमें भी देखोगे ना, ये 3 साल का क्लब अमाउंट है, एक कंप्रेस्ड अमाउंट है, लिखा है 2,50,000। ये 3 साल का इंडिविजुअल अमाउंट नहीं है, ये 3 साल का कंप्रेस्ड कंक्लूडेड अमाउंट है। और ये 19 भी क्या है, 3 साल का कंबाइंड एक सिंगल फिगर है। तो हम क्यों 3 बार में करें, और तो 3 बार में करने का बहुत मन कर रहा है, 19 को मल्टीप्लाई करना 3 से, तो इसको भी करो फिर, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इट्स बेटर कुछ मत करो, जब ऑलरेडी वो दोनों फिगर्स 3 साल की कंप्रेस्ड वैल्यूज हैं, सिंगल वैल्यूज हैं, तुम सीधे उनको माइनस करो, वो भी काम चल जाता है। अच्छा, हमें ए भी मिल गया। इस बार ये ध्यान देना कि क्वेश्चन पहले कहा क्या, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम्हें इस बार बहुत अलग वे में ये दे दिया है, जो अभी तक नहीं दे रहा था कहीं पे भी। जरा पढ़ो क्या दिया है। हमें इस बार एसेट्स दिया है जिसके अंदर इंक्लूड लिखा है क्या क्या, कैश, डेप्टर एंड स्टॉक, है ना, जानते हो। इफ अगर तुम्हें यहाँ पे कैश, डेप्टर, स्टॉक इंक्लूड दिया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये कंफ्यूज कर दिया हुआ है। इंक्लूड मतलब ऑलरेडी उस 15,50,000 के अंदर अमाउंट है ही, तो एज अ होल वो हमारा एसेट वैसे भी है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये दो अलग दिया है, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो ये दोनों हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो हमें एक तरह से एसेट्स दिया है, लायबिलिटीज दिया है, गुडविल भी दे दिया इस बार, बट किस मेथड के बिहाफ पे दिया हुआ है, गुडविल इज गिवन ऑफ द फर्म, ये फर्म गुडविल दिया हुआ है, बट एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल का अमाउंट हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइज्ड वैल्यू के हिसाब से सॉल्व किया गया है, ये इस तरह दे दिया है। तुम्हें गुडविल निकालना नहीं है, वो गिवन दिया हुआ है, बस ये ध्यान देना मेथड कौन सा क्वेश्चन जिक्र किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जिक्र किया है। खैर, अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स लायबिलिटीज तुम्हें जब देगा, अपने माइंड में एक बात क्लियर रखा करो, व्हेनेवर तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो इसीलिए दिया है, इट विल हेल्प टू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम इन दोनों के हेल्प से क्या निकालने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्पेस कम है, फॉर्मूला क्या था इसका, ये सब बता चुके हैं हम, एसेट्स माइनस, क्योंकि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो तुम्हें कैपिटल अगर निकालना है तो लायबिलिटी वहां भेज दो, तो ये फॉर्मूला हो गया। हमारे पास एसेट्स दिया कितना, 15,50,000, लायबिलिटी दिया है दो पार्ट में, कौन कौन सा पार्ट दिया था, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों माइनस करो, पुट करके आओ। ये दिया है 3 लाख, ये दिया है 50,000। सॉल्व जब करोगे ये कितना आएगा, आ जाओ, दिस विल कम 12 लाख। ये हमारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू आ गया। ओके, अब आते हैं मेन हिस्से पे। हम लोग ने अभी तक दो चीज पे काम किया, टू गेट द एवरेज प्रॉफिट इन द एडजस्टेड वे एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने इसे क्यों किया पता है। अब आता है मेन हिस्सा, निकालना तुम्हें क्या है, नॉर्मल रेट। अब ये बताओ पहले मुझे, तुम्हें निकालना नॉर्मल रेट है, मतलब आर निकालना है, और यहाँ पे किस मेथड की बात कर रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो हम लिखते हैं फॉर्मूला, ये बताओ, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को निकालने का, फर्म के गुडविल निकालने फॉर्मूला क्या था, आयुष बताओ फॉर्मूला क्या है। गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिर्फ दो चीज का माइनस करना होता था, याद आ रहा है, याद दिलाते हैं हम, ये था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल, बस एम्प्लॉयड, इतना ही फॉर्मूला है।
अब इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग तुम्हें जो जो चीज दिया है सब पुट करो, और ये सब फॉर्मूला हम डिस्कस डिटेल में किए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 हम बोल रहे हैं, करा चुके हैं, यहाँ तो 20 करा रहे हैं हम। तो यहाँ देखो सब पुट करो। हमारे पास गुडविल का अमाउंट गिवन दिया है ऑलरेडी, यहाँ पुट करो 4,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ये फॉर्मूला सब बताए हुए हैं, लिखवाए हैं, इसमें क्वेश्चन लगाए भी हैं, तो वहां कराया हुआ था। यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल कर लो सिर्फ। तो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला है एडजस्टेड वाला, वही पुट कर लो 2,31,000 इंटू 100 अपॉन में रेट, जो कि हमको निकालना है, उसको आर ही रहने दो, माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड तुमने अभी जस्ट निकाला है 12 लाख। अब आई बिलीव ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो इतना बेसिक मैथ सॉल्व न कर पाए, क्योंकि ये देखो हम थोड़ा बहुत समझाएंगे, हम उतना सॉल्व नहीं कराएंगे। ये तुम्हारा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये तुम्हारा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तुम्हारा है गुडविल अमाउंट, ये गिवन दिया था, ये तुम निकाले हो, ये पुट किया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में भी ये जो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट था वो तुमने एडजस्ट किया था ऊपर। अभी इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट वे बताओ क्या है? बिल्कुल हाँ, इस 12 लाख को पहले वहां भेजो, माइनस से वहां क्या हो जाएगा, कितना आएगा? तो जब आप प्लस करोगे 4.5 लाख में 12 लाख कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4.5 लाख पहले से, ये माइनस वहां गया प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये देखो कट नहीं रहा नीचे ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16,50,000। वहां देखो कितना आएगा, ये आर नीचे ही है, ये दोनों ऊपर है, तो 231 3 0 2 0 और भी है अपॉन में आर, इतना आएगा। अब लास्ट स्टेप देखो, इतना तुम खुद भी कर सकते हो, किस करा दे रहे हैं हम। ये 5 0 नहीं, 5 कहाँ कटेगा, 4 ही कटेगा, ये 4 0 कट गया है ना। आर को ऊपर ले जाओ, 165 को नीचे ले जाओ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू 2310 अपॉन में 165। इसको डिवाइड करोगे तुम्हारा आएगा 14% आई थिंक। सॉल्व कर लेना। ये सवाल हमारे काम का था, बोर्ड एग्जाम में सवाल इस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं बार बार। क्लियर है? इतना पहले लिख लो। ओके, होपफुली हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जब मैंने पॉज कराया था इसके ठीक पहले मैंने उस टाइम रब नहीं किया, तो थोड़ा साइड हो गए थे हम, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज मैंने अब एक नया सवाल लिख दिया है जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में 34। इसके जो पीछे दो सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे ओल्ड टॉपिक्स जो पहले का पढ़े थे, सिर्फ मैंने रिकॉल के तौर पे 2 सवाल करा दिया। बट 34 जो सवाल है ये हमारे अभी प्रेजेंट जो पढ़ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में रिजर्व सरप्लस का हिस्सा, उस पे ये सवाल बेस्ड है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में बार बार कह रहे हैं इस चैप्टर के सारे सवाल आते हैं, किसी को भी इग्नोर मत करना। मतलब अगर मैंने डिस्कस इतना सवाल लगवा दिया, और ये हम लोग का कौन सा वीडियो है 14, मतलब मेरा अभी जो लास्ट हेडिंग था रिवैल्यूएशन, अभी वो नहीं आया है, PYQs भी नहीं आया है, 14 तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है, तुम लोग के बोर्ड एग्जाम पूछता है सवाल इस चैप्टर से, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें क्या खास है, मैंने पूरी बातें बोर्ड पे लिख के रखा है, तो रीड कर दे रहे हैं बुक से देख के। देखो, There are 3 partners, समीक्षा, S and दिव्या, शॉर्ट में कह लो SAD। They are sharing profit in the ratio 5:3:2। जो रेशियो इनिशियली देता है उसमें क्या मानते हैं, ओल्ड रेशियो, और कुछ भी ना कहे इनिशियली तो इक्वल मान लिया करो। बाद में कह रहा है दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट रेशियो इन 2:5:3, तो इसका मतलब जो बाद में रेशियो दिया है दैट इज अवर न्यू रेशियो। यहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे मेन हिस्सा है, बाद में लिखा है देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस 50,000। लिखा है क्वेश्चन, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हम, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट लॉस का। याद करो मैंने बताया था
कि जब भी तुम्हें प्रॉफिट लॉस के बगल में डेबिट बैलेंस कह दे, विच मीन्स ये हमारा एक्चुअली लॉस दिया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कहाँ का रिजर्व है? लायबिलिटी के एसेट्स। गुड। तो मतलब यहाँ पे तुम्हें ये एसेट्स के साइड का रिजर्व दिया हुआ है। और अगर रिकॉल करना है तो ये हमारा किसको इंडिकेट करता है? नेगेटिव को। तो इतनी बातें याद रहना चाहिए था। आगे कह रहा है इसमें, एंड IFR दिया हुआ है 40,000 का, तो दो रिजर्व दिया है। ये IFR कहाँ पाया जाता है? लायबिलिटी साइड में, है ना? तो एक तुम्हें रिजर्व दिया है एसेट्स का, एक दिया हुआ है लायबिलिटी साइड का, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कह रहा है? 2 पॉइंट एडिशनली दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दिया 3 लाख। तुम्हें इस बार बना बनाया फर्म का गुडविल हुई वैल्यूड वाला, ये ध्यान देना, अपीयर्ड नहीं है, वैल्यूड है, 3 लाख दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है 5 लाख, वो घट करके 480 हो चुका है, ये बता रहा है सर। तो 480 हुआ है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देखा जाए क्वेश्चन लगाते वक्त। एंड सिंपली नीचे लिख दिया है पास द जनरल एंट्री। कुछ भी ये नहीं कह रहा है कि भाई कोई रिजर्व नहीं बांटना है, कोई कुछ मतलब नहीं, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, इस तरह की बातें नहीं कहा है। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। बस तुम्हें क्या करना है, इस पूरे सवाल में जितने कंटेंट दिख रहे हैं सब पे काम करो। मुझे दिख रहा है 3 कंटेंट, वेरीफाई करो 3 के अलावा 4 या 2 तो नहीं है ना, एक बार देख लो। मुझे सिर्फ 3 कंटेंट या 3 वर्ड दिख रहा है, तुम लोग वेरीफाई करो कि क्या 3 से 4 है कि 4 से 2 है या 3 ही है। चलो हम गिनवा देते हैं। मेरे हिसाब से मैं 3 क्यों बोला? एक बात क्या है पीएल का, एक बात क्या है IFR का, एक बात क्या गुडविल का वैल्यूड अमाउंट, दैट्स इट। चौथा कुछ भी और नहीं कहा है, हाँ है ना? तो अगर एंट्री पास करना है, क्वेश्चन नॉर्मल वाला है, तो एकदम तुम्हें क्या करना है, इन्हीं 3 पार्ट पे अपने 3 एंट्री बनाओ, क्वेश्चन एंड अप। और कोई फिक्स नहीं होता है कौन सा किसको पहले कर रहे हो, है 3 पार्ट, बनना तीनों का एंट्री है, तुम जिसको जब बना लो। बेटर होता है सीक्वेंस फॉलो किया करो, मतलब जिसकी बात पहले कह रहा है उसको पहले सॉल्व करो। कोई मार्क्स कटता नहीं, बट ये टीचर को कंफ्यूज नहीं करता क्योंकि उसके पास आंसर की रहता है और वहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर दिया होता है। तो तुम भी फॉलो करो सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट लॉस का, बट वो प्रॉफिट कहाँ का दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट साइड का दिया है ना। तो ये वाला जब बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द पार्टनर्स, याद करो मैंने बताया था कि जब बांटने की बात आएगी तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द ओल्ड रेशियो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिजर्व एसेट्स के साइड का होता है वो हम पार्टनर से मांगते हैं, हाँ ना? मैंने बार बार कहा था कि एसेट्स वाले साइड का रिजर्व पार्टनर्स क्या होता है? मांगा जाता है। कैसे मांगते हो? उनको डेबिट करके। जो रिजर्व लायबिलिटी का होता है वो उनको देते हो। कैसे? उनको क्रेडिट करके। यहाँ पे रिजर्व कहाँ का दिया हुआ है? एसेट साइड का। ये कैसे जान पा रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में डेबिट स्पेसिफिकली कहा था, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, तो डेबिट इंडिकेट्स कि वो उधर का है। डेबिट नहीं कहा होता, सिर्फ लिखा होता पीएल, तो कहाँ मानते इसको? लायबिलिटी का मानते हैं, है ना? तो प्रॉफिट कहलाता वो। बट यहाँ पे डेबिट लिखा है तो ये एसेट्स का है। और इस टाइप के रिजर्व जब बांटते हो पार्टनर्स के बीच में, हालांकि हम एक वर्ड गलत बोल रहे हैं बार बार, ये रिजर्व नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है? वर्ड दूसरा से कह सकते हो। तो इसको तुम कैसे बांटोगे? पार्टनर्स को डेबिट करके, 3 पार्टनर्स हैं और बांटोगे ओल्ड रेशियो में, तो नाम क्या कहता? SAD। हम शॉर्ट नहीं लिख देते, हम, तुम लोग अपना फुल फॉर्म लिख देना अपना ढंग से। तो S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेकंड क्या था? A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और क्या है? D कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू PL। एकदम सिंपल। अमाउंट दिया कितना? 50,000। अब तुम्हें इस 50 को बांटना है बिटवीन ऑल ऑफ देम इन द ओल्ड रेशियो, विच इज अवर, कितना दिया क्वेश्चन में? 5, 3, 2। जरा बांटो। 50,000 इंटू 5/10, 50,000 इंटू 3/10, 50,000 इंटू 2/10। ये बताओ क्या मेरा ऐसा लिखना फायदेमंद है या फिर बेकार लग रहा है दिखने में? जो चीज़ हम बोर्ड पे करते हैं उसको तुम लोग जरूर किया करो। अगर मैंने ये आंसर लिखा इस तरीके से कि वो सॉल्व ऐसे करना है तो एग्जाम में से दिखाया करो। अब बताओ सॉल्व करके कितना पा रहे हो? सेकंड 15, थर्ड 10,
ये ना आएगा, नहीं इसका 10 आएगा। किसका? सही है। तब क्यों बोले ऐसे? प्रॉफिट वाला हो गया। अब आते हैं IFR बात करते हैं। ये बताओ नॉर्मली IFR कहाँ होता है? लायबिलिटी साइड में, और ये हम पार्टनर्स को देते हैं कैसे? उनको क्रेडिट करके, ये होता है ना। और जब उनको क्रेडिट करोगे तो ऊपर क्या फिलअप होगा डेबिट में? वो जो बांट रहे हो IFR का नाम, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? IFR डेबिटेड टू जितने पार्टनर्स हैं, S टू A टू D। और हमारे पास IFR है कितने का? 40,000 का। एंड अगेन इसको हम बांटेंगे, किसमें बांटेंगे? इन द ओल्ड रेशियो, इसको भी, क्योंकि रिजर्व है। तो अब जिसके मन में ये चल रहा है कि यहाँ नीचे तो इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ बातें भी कहा है, तो इसका क्या? अगर नहीं कहा होता ना, तो हम सिंपली इस 40 को बांटते हैं 40 इंटू 5 बाई जो भी हमारा ओल्ड रेशो है, जो कितना है 5, 3 और 2। हम सिंपली उस 40,000 को बांटते हैं 40,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10, जैसे ऊपर किए हैं। वो तब करते जब इन्वेस्टमेंट को लेके कोई बातें नहीं कहा होता। तुम सिंपली उस IFR को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द पार्टनर्स, दैट्स इट। बट बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दिया है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होकर कितना हो चुका है? 480, जो कि एक तरीके से माइनस 20,000 दिखा रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 से क्या हो गया है? डिक्रीज। और वो IFR बना ही था उस डिक्रीजमेंट को मीट करने के लिए ना। तो जब IFR है तो पार्टनर्स को देने से पहले उस डिक्रीजमेंट को मीट करना कंपलसरी होता है। इफ डिक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ पे इनको पहले नहीं मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट जितने से डिक्रीज हुआ है, दैट इज 20,000 से, उसको यहाँ मतलब आउट ऑफ 40 20,000 कहाँ चला गया? इन्वेस्टमेंट के डिक्रीजमेंट को मीट करने के लिए। अब जो रिमेनिंग रह गया वो बचेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और कितना बचा है? 40 में से 20 चला गया, तो कितना रिमेनिंग है? 20,000। उस रिमेनिंग को बांट दो इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। कैसे बांटोगे? इस तरीके से जो ऊपर की हो। 20,000 इंटू 5/10, 20,000 इंटू 3/10। सॉल्व कोई किया है? कितना आ रहा है? 10,000। ठीक, कितना आ रहा है? 10,000। 10, 6 एंड 4। ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे क्वेश्चन में 3 बातें दिख रहा है, तो मैंने तीनों पे काम किया, दैट्स इट। लेकिन अब एक और रहे, 2 पे काम किया, सॉरी, एक रह गया। कौन सा वाला? गुडविल वाला ना। अब याद करो कि गुडविल तो कोई रिजर्व नहीं है, और वो तो दिया है वैल्यूड वाला। तो क्या करें? मैंने कहा था ना, वैल्यूड वाला गुडविल पार्टनर्स में बढ़ता नहीं है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम तुम लोग के लिए कि वैल्यूड वाला गुडविल जो क्वेश्चन में दिया होता है, इट इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड। गलती से बांट मत देना। तो इसको करेंगे हम लोग क्या? बेसिकली इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इट इज एडजस्टेड। कैसे एडजस्ट करते हैं? बिटवीन सेक्रीफाइस पार्टनर एंड, खत्म, इतनी करना होता है। ये हम लोग पहले भी किए हैं, बस यहाँ रिकॉल करा देते हैं हम। तो अब सवाल आता है कि जब बांटना नहीं है, बिकॉज ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको एडजस्ट करना है बिटवीन द सेक्रीफाइस एंड गेनिंग पार्टनर्स, तो तुमको पता लगाना पड़ेगा कि रेशियो के बदलने के वजह से कौन पार्टनर गेन, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया। तो ये तो एंट्री बनाने के बाद अब तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। लाइन सीधा है। काम क्या बढ़ने वाला है? दैट यू हैव टू फाइंड, हमारे पास इस क्वेश्चन में है, देखोगे ना, S, A और D, इनका हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:5:3। हमें इनका निकालना होगा पहले सेक्रीफाइस या गेन कौन कितना किया, एंड फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू, और माइनस करने पे सॉल्व करने प्लस अगर आ गया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ गया तो गेन। सिंपल। तो इतना पार्ट तुम लोग किए होगा आई थिंक। इफ नॉट तो जल्दी से करो, हम कर देते हैं। एस का निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। एस का ओल्ड कितना है? 5/10, और उसका न्यू कितना है? 2/10। बेस सेम है तो सीधा माइनस कर दो।
जो कि आएगा +3/10 विच इंडिकेट ए का निकालो इसी तरह 3/10 -5/10, तो इनका आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो -2/10 विच इंडिकेट गेन। और लास्ट डी का निकालो, 2/10. और जिनको लग रहा है इतना करना पड़ेगा एग्जाम टाइम, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सवाल 4 नंबर के हैं, हाई स्पीड में करना तो टाइम बच जाएगा। अब जब बनाओगे एडजस्टेड एंट्री जनरल एंट्री फॉर गुडविल, जो मैं क्वेश्चन में दिया है वैल्यूड वाला, तो एंट्री पास करने का सिंपल तरीका है, चेक करो कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है। बताओ ये कहाँ जाता है, प्रथम सेक्रीफाइस कहाँ लिखा था, याद है? आयुष कहाँ जाता है? हाँ ठीक है, ये जाएगा क्रेडिट में और ये दोनों जाएंगे डेबिट में ना, गेन वाले। तो बनाओ ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट किस चीज़ का लिखोगे? एडजस्टमेंट वाला पार्ट कर रहे हो तो इसमें क्या करते हो, जो हमारे गुडविल का अमाउंट था वैल्यूड वाला, दैट इज 3 लाख, तुम्हें इसी को यूज करना है। किस तरीके से? 3 लाख इंटू ए जितने से गेन किया था 2/10। इन सब का रीजन क्यों डेबिट में आ रहा है, क्यों मल्टीप्लाई करें, सब लोग डिस्कस पहले किए हैं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है। कितना इनका आएगा? 3 लाख इंटू 1/10, और नीचे चाहो तो इन दोनों जोड़ दो या इट्स बेटर प्रॉपर लिखो, 3 लाख इंटू 3/10। सॉल्व किया इसको, कितना आ रहा है? कितना? 60। नेक्स्ट का 30 एंड इनका 90। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 4 मार्क्स का था और हम लोगों ने प्रॉपरली किया। और तुम्हें एग्जाम में देखो, चाहो तो ये पहले कर लो फिर दोनों करो, या इनको ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड एक बच्चे को ये सब करना तो है, और जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इतना, अब ये तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो एज ए गिवन के तौर पर लिखो या ना लिखो चलेगा, क्योंकि सारा सवाल ऑलरेडी 4 मार्क्स का है। 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स कैलकुलेशन एंड 1 मार्क्स एंट्री, तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। इन सब पे मैंने इतना फोकस इसीलिए कराया है टिल नाउ रिजर्व्स एंड इन सब क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये सारा हमें हेल्प करेगा चैप्टर नंबर रिटायरमेंट एंड डेथ तक। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं इन चीज़ों को हल्के मत लो, ढंग से पढ़ो एंड उसको उतार लो। कल जब मिलेंगे तो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज रीवैल्यूएशन पे बात किया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड थैंक यू।